बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च है और दिन है सोमवार का। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि लगता यूँ है कि आपको हर 1, 2, 3 घंटे बाद आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बिल्कुल उसी तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर रहे थे और लम्हा बलम्हा खबर आ रही थी कि अब इतने गिर गए हैं, अब इतने गिर गए हैं, अब ये हो गया है, अब थोड़े से ऊपर आ गए हैं, फिर नीचे चले गए हैं। ये सारी रिपोर्टिंग आपको पता है टीवी चैनल्स पर होती रही। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज का आता है कि अब इतने पॉइंट्स गिर गए हैं, अब इतने पॉइंट ऊपर चली गई है। जिस तरह से अब यूक्रेन और रशिया की सूरत हाल देख रहे हैं, ईसा नकवी साहब मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं अब क्या सूरत हाल है, अब क्या सूरत हाल है, किस मुल्क ने क्या कह दिया, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ से कौन सा बयान आया, कहाँ से ट्वीट आ गया। तो इसी तरह से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो जंग है, मैंने आपको बताया कि वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और अब बड़ी खबर यह है कि अब बात दिनों की नहीं रह गई, घंटों की रह गई है। मौलाना फजलुर रहमान और खुर्शीद शाह साहब की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में भी जो है वो जो चीज़ें डिस्कस हुई उस पर आते हैं। और उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग जो मीडिया से टॉक की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मौलाना फजलुर रहमान ने कह दी है। मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट्स बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, जिन्होंने कल बहुत सख्त तकरीर की थी, जिनकी तकरीर के ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि वो अपोजिशन जो ये दावा करती थी, और रिजवान गलजई साहब और हमारे दोस्त उमर जट साहब दुनिया न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और पार्लियामेंट की, और जो रिजवान गलजई साहब हैं वो एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए करते हैं। रिजवान गलजई साहब ने ये ट्वीट किया कि कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका तल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है, उन्होंने एक तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी है उसमें सेनेट में, जिसमें वो ये चाहते हैं कि इसके ऊपर बहस की जाए। ये जो इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन के हवाले से कल तकरीर की है, जिसमें इमरान खान साहब ने ललकारा है मगरिब को, और इमरान खान साहब ने मगरिब को ललकार के कहा है, अमेरिका को ललकार कर कहा है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। तो इस पर बड़ा माइंड कर गई है मौलाना फजलुर रहमान की जमात, और तहरीक इस्तेहकाक नहीं, तहरीक इल्तबा, जिसमें ये उन्होंने ट्वीट किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम फेयर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जलसे में यूरोपीय यूनियन से मुतल्लिक बयान पर सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म के बयान से यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत पर होने वाले असरात पर सेनेट में बहस कराई जाए। ये जनाब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते थे, और कल बिलावल साहब ने भी यही काम किया जो उनके अंकल मौलाना फजलुर रहमान करते हैं। कल बिलावल ने भी कह दिया है कि इमरान खान को इसराइल और भारत से फंडिंग हुई है, लेकिन हैरान कुन तौर पर इमरान खान तो डट गए कि हमें इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो कभी भी ओपन मौक़िफ़ के साथ सामने नहीं आती कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत दबाव आया, लेकिन इमरान खान ने जहां बाकी चीज़ों से इनकार किया, चाहे वो ड्रोन हमले नहीं होने दिए, चाहे वो डिटेक्शन नहीं ली, चाहे वो अड्डे नहीं दिए, जंग में शामिल हुए अमेरिका के समिट फॉर डेमोक्रेसी में नहीं गए, बीजिंग चले गए, रशिया चले गए, आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, इस्लामोफोबिया हो या अमेरिका का दौरा मेयार हो या मगरिब का दौरा मेयार हो, कश्मीर के मामले में, अक़लियतों के मामले में जो इंडिया में हो रहा है, उसी तरह से इमरान खान साहब ने इसराइल के ऊपर भी डट गए कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। बल्कि यहां तक भी खबरें आई कि हमारे कोई दोस्त ममालिक का भी दबाव था, लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल दबाव नहीं लिया। लेकिन अब तहरीक इल्तवा जमा करवा रही है JUI कि जनाब इस पर बहस कराई जाए, इमरान खान ने क्यों जो है वो यूरोप के खिलाफ बात की है। दूसरी तरफ जो इस वक्त आसाब की जंग है, जो इस वक्त इक्तदार छीनने की जंग है इमरान खान से, उसमें अगले 48 से 72 घंटे फैसला कुन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज फिर 48 घंटे की डेडलाइन दे दी है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इनकी मुलाकात शुरू हो चुकी होगी, और उसमें डिस्कस किया जाएगा कि अदम एतमाद कब लानी है, कब इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करानी है, किसके खिलाफ लानी है, स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। दूसरी तरफ हुकूमत बहुत ही कॉन्फिडेंट होती चली जा रही है। हुकूमत को यह लगता है कि अब अपोजिशन के घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। लेकिन मैं आपको पहले यह बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज खुर्शीद शाह साहब और नवीद कमर साहब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हौसला अफजा खबरें आई हैं, जो हौसला अफजा मालूमात हमारे सामने आई हैं, और जो कौम की तौक़ुआत हैं वो पूरी होने का वक्त आने वाला है। और उनसे पूछा गया कि जनाब आप कब तक होगा, उन्होंने कहा ये 48 घंटों में हो जाएगा अदम एतमाद का फैसला। उसके बाद
जो आगे उनका एक बयान है वो बड़ा मायूस कुन है, जो आगे मैं आपको चल के बताता हूं। उनसे सवाल किया गया कि जब पहले भी सदर के लिए उम्मीदवार आप थे तो पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार उन्होंने खड़ा कर दिया था, तो क्या अब आपको पीपल्स पार्टी पर पूरा यकीन है? मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि कुछ चीजें हालात की जरूरत है, माजी को भूलना पड़ता है, हर बात की पर माजी की बातें नहीं करनी चाहिए, हर एक अपना अपना प्लेटफॉर्म है, हर एक की पॉलिसी में तरीकाकार में फर्क आ सकता है। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं शायद अवाम भी नहीं चाहते कि माजी की चीजों को दोहराया जाए, अवाम ये पसंद नहीं करती। यानी मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि अवाम भी ये पसंद नहीं करती कि मैं आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या कहता था, आसिफ अली जरदारी मेरे बारे में क्या कहते थे, जरदारी साहब नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते थे, नवाज शरीफ जरदारी के बारे में क्या कहते थे, मरियम नवाज आसिफ अली जरदारी को जलील आदमी कहती थी, बिलावल मरियम को कहते थे इनकी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून है, मरियम कहती थी ये नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, फिर वो उनको डाकू कहते थे, वो उनको चोर कहते थे, वो उनको कहते थे हम घसीटेंगे पेट फाड़ेंगे, वो उनको कहते थे ये धरती के ऊपर बोझ हैं, ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये जाती उमरा का मुजीबुर रहमान है, और अगर इसको मैंने माफ कर दिया तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा क्योंकि ये मेरी धरती के दुश्मन है, तो मैं गली गली में इसके साथ नवाज शरीफ के साथ लड़ूंगा। मौलवी नवाज शरीफ कहा करते थे आसिफ अली जरदारी, और बड़ी लंबी नवाज शरीफ इनको कहा करते थे, बेनजीर भुट्टो को जो कहा करते थे, जो वो जुल्फिकार अली भुट्टो को कहते थे कि वो जाली शहीद है, असल शहीद ज़ियाउल हक है। उनकी ज़ियाउल हक साहब की कब्र पर खड़े होकर कहते थे कि मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अब सब ओके हो चुके हैं। मौलाना साहब कहते हैं क्योंकि ये वक्त की जरूरत है, माजी को भुला दिया जाए, माजी पर बात ना की जाए। उसके बाद उनसे पूछा गया, मेरे ख्याल है अली शेर साहब ने सवाल किया, क्या कोई आपके दरमियान कोई इख्तलाफ है या चीजें बिल्कुल सेट चल रही हैं? तो मौलाना साहब ने कहा कि हमने हमेशा आपके साथ खेल खेला है, मीडिया के साथ आपको मसरूफ रखने के लिए, इस बार भी हम ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। लेकिन मौलाना साहब गलत बयानी कर रहे हैं। जब पहले पीडीएम थी और मीडिया ये रिपोर्ट करता था कि पीडीएम में इख्तलाफात हैं, लड़ाइयां हैं, तो मरियम साहबा ने वो आपको पता है हाँ पीडीएम में लड़ाई हो गई है और वो सारी बातें की थी। ये बाहर आके मौलाना साहब कहते थे कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, फिर आपने देखा कैसे ये लड़े एक दूसरे के खिलाफ, कैसे उन्होंने बयानात दिए, कैसे एक दूसरे को आड़े हाथों लिया। अब फिर मौलाना साहब वही कह रहे हैं कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, अगर कुछ हुआ चंद रोज बाद फिर आप देखेंगे एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से बयानात दे रहे होंगे। उसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो यासिर मलिक साहब जो हमारे दोस्त हैं, दुनिया न्यूज़ के बड़े सीनियर और जबरदस्त रिपोर्टर हैं, यासिर मलिक साहब ने सवाल किया मौलाना साहब से कि तरीन साहब कहां खड़े हैं, जहांगीर खान तरीन, उनकी जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ के साथ, उस पर आप क्या कहते हैं? तो मौलाना फजल रहमान ने यासिर मलिक साहब से कहा कि किसने आपको यह खबर दी है, मुझे आप अपना कुछ सोर्स बताएं, वो जगह बताएं जहां से आपको यह खबर मिली है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मेरे नोटिस में नहीं है, और इसी से आप अंदाजा लगा दें कि मौलाना फजल रहमान ने कम अज कम तरदीद कर दी है जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तरह से इस वक्त तक उस खबर का ड्रॉप सीन हो गया है कि जहांगीर तरीन नवाज शरीफ से मिले हैं, क्योंकि अगर नवाज शरीफ जहांगीर तरीन से मिले हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मौलाना के नोटिस में ना हो, जो इस वक्त नून लीग के कप्तान, सिपा सलार, कैप्टन, हर चीज नून लीग की इस वक्त जो है वो मौलाना फजल रहमान देख रहे हैं, और कुछ चीजें वो पार्लियामेंट के अंदर की जो है वो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के सुपुर्द कर दी है। तो नून लीग इस वक्त दो जगहों पे ठेके पे मियां साहब ने दे दी है अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए। कुछ चीजें उन्होंने मौलाना साहब के सुपुर्द कर दी हैं कि आपने फैसला करना है, कुछ चीजें जो हैं वो उन्होंने आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी हैं। उसके बाद अगली जनाब जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये मौलाना साहब की ऑडियो सुनाता हूं जहां पे मौलाना साहब ने ये इमरान खान साहब ने जो कहा, जो सवाल हुआ मौलाना साहब से कि बताएं कि इमरान खान कह रहा है कि क्या आप तैयार हैं अदम एतमाद नाकाम होने के बाद जो मैं आपके साथ करूंगा, उस पर मौलाना साहब ने क्या कहा। और मौलाना साहब के बयान से ये तासुर मिल रहा है कि मौलाना साहब भी बिलावल की तरह कह रहे हैं कि जनाब हमें 100% कामयाबी का यकीन नहीं है। कल उन्होंने भी कहा था, बिलावल साहब ने भी, कि 100% गारंटी नहीं है तहरीक एतमाद के कामयाब होने के। पहले सुन ले मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। वो असल इमरान जो गली कुचों में खड़े होकर बाजारी जुबान इस्तेमाल करता है, और अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो ये सियासी अमल है, एक आईनी एक इस्तेहकाक है। उसके इस्तेमाल करने में अगरचे हम समझते हैं कि हमें कामयाबी का पहलू यकीनी नजर आ रहा है, लेकिन हर एहतिमाल को सामने रखते हुए वो होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमकी भी देता है? उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां जो है वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं, और हर मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। अभी तक हुकूमत इमरान खान ये मौलाना ने धमकी लगा दी है, जवाबी धमकी लगाई है इमरान खान को कि इमरान खान ने कहा है कि तुम तैयार हो, तो वो कह रहे हैं कि फिर अगर ये होगा तो हमारे कारकुनान ने भी लाठियां जो हैं वो तेल में भिगो कर रखी हुई हैं। अब आ जाए जनाब मरियम नवाज साहबा ने जो ट्वीट्स किए हैं। अचानक मरियम नवाज साहबा ट्विटर पर आई हैं, इससे पहले वो बड़ी मुहताद हैं। अभी मरियम नवाज साहबा कहती हैं कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, मगर इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है
وہ مکافات عمل کے سوا کچھ نہیں. کرسی اور طاقت کا غلط استعمال اور اس کو دائمی سمجھ لینے والے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور حکومت بھی آنی جانی شے ہے، مگر تکبر اور ظلم انسان کے آگے آتا ہے. نواز شریف صاحب پر یہ ان کی ذاتی اور سیاسی زندگی کا شاید مشکل ترین وقت تھا، مگر بدترین حالات کے باوجود ان کا کوئی ساتھی انہیں چھوڑ کر نہیں گیا کیونکہ انہوں نے ہر کسی کو عزت دی. آگے آ جائیں. پھر مریم صاحبہ کہتی ہیں اپنے مخالف اور دشمن کو بھی صبر اور تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا، طاقت کا روب نہیں جمایا، دھمکیاں نہیں دیں، تمسخر نہیں اڑایا، کرسی جاتی دیکھ کر میں چھوڑوں گا نہیں جیسی بازاری زبان استعمال نہیں کی. عمران خان کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے. تکبر اور گھمنڈ کا پہاڑ آج ان لوگوں کے در پر حاضری دے رہا ہے جن سے ہاتھ ملانے کو وہ اپنی توہین سمجھتا تھا. تو زندگی اور سیاست کے طالب علم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض دو ہوتا ہے. ایک کہ عمران خان صاحب نے چودھری کو کہا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں، اور ایک شیخ رشید صاحب کو کہا تھا کہ اس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا. یہ دو بیانات ان کے آگے آتے ہیں. نون لیگ نے تو جو آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا، جو بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہا، جو بے نظیر کی فیک گھٹیا تصویریں تک انہوں نے بنوا کے اور وائرل کروائیں اور پھینکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، یہ آج ایک ہو گئے ہیں. پیٹ پھاڑنا تھا، چور ڈاکو کہتے تھے، قسمیں قرآن اٹھاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، وہ ایک ہو گئے ہیں. چودھری برادران کے در پر 14 سال بعد پہنچ گئے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو تانا دے رہی ہیں. پھر کہتی ہیں 4 سال عوام کی طرف سے مجرمانہ بے حسی اور غفلت برتنے والے، مہنگائی اور نااہلی سے ان کی زندگیاں تباہ کرنے والے کو آج اچانک جلسوں میں روتا دھوتا دیکھ کر جھرجھری آتی ہے. ریاستی طاقت استعمال کر کے دوسری جماعتوں کو توڑنے کی کوشش کرنے والے کا ایک ایک لمحہ اب اراکین کی منتیں کرنے میں صرف ہو رہا ہے، اور انہی حکومت بھی اس کی ہے. یہ سب مکافات عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان کو انسان نہ سمجھنے والے کا یہ انجام ہے. مجھ سمیت سیاست اور زندگی کے طالب علم ضرور غور کریں. یہ مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس ہیں، اور ابھی 15 منٹ پہلے یہ ان کا آخری ٹویٹ آیا ہے. پتہ نہیں وہ آگے بھی ٹویٹس کریں گی. تو اب ان ٹویٹ سے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن الٹے قدم پیچھے مڑنا شروع ہو گئی ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف اس طرح وہ کانفیڈنٹ اب نہیں ہے. بلاول صاحب کو بھی کل آپ نے سن لیا، اتحادیوں کے حوالے سے بلاول صاحب کو سن لیا، آج ترین صاحب کے حوالے سے مولانا صاحب کا آپ نے بیان سن لیا. اصل جو اب گیم دلچسپ طور پر وفاق سے پھر پنجاب میں منتقل ہو گئی ہے، اس پر کیا ہوا آج میٹنگ میں، اس پر بھی تفصیلات لے کے آپ کو آگاہ کروں گا. کور کمیٹی اجلاس میں کیا ہوا اس پر بھی بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.